हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीकॉम का इंडस्ट्रीज लॉ का, कौन सा पेपर होगा भाई आपके सामने? इंडस्ट्रीज लॉ का आपके सामने जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। साथ के साथ ये पूरे का पूरा वन शॉट क्लास होने वाली है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट रिवीजन देखने को मिलेगा यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का। बस आपको क्या करना है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है। वीडियो को शुरू करें इससे पहले अपन भाई मैं आप सब विद्यार्थियों को एक टारगेट देना चाहूंगा। अपने को 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। कितने? 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। और वो 25,000 सब्सक्राइबर पूरे कब होंगे? जब आप में से एक एक विद्यार्थी जब चैनल को सब्सक्राइब करेगा, तब 25,000 सब्सक्राइबर वो अपन पूरे कर पाएंगे। मात्र 2,500 सब्सक्राइबर कम है 25,000 सब्सक्राइबर होने में। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ काफी बच्चों का सवाल रहता है कि सर, जो आपके सामने जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, इसके फ्री में नोट्स कहां पर मिलेंगे? तो इसके फ्री में नोट्स आपको भाई जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है वहां पर पहुंचना है। उसके बाद में ऊपर की तरफ जो हिस्ट्री चैंपियन लिखा हुआ, यहाँ पर पहुंच क्लिक कर लेना भाई। क्लिक करने के बाद में आपको सामने यहाँ पर फाइल वाला जो सेक्शन होता है, कौन सा सेक्शन? फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपके सामने कोने में जो सर्च वाला ऑप्शन है, यहाँ पर सर्च करना आपको क्या? इंडस्ट्रीज लो सर्च कर लेना भाई। इंडस्ट्रीज में नहीं करो तो ये सही रहेगा। ये रहा LAW, स्पेलिंग छोटी स्पेलिंग पड़ेगी। इंडस्ट्रीज लॉ 5th सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ पड़ी हुई है। जाओ और जाकर इसको खोलोगे तब पढ़ना शुरू कर देना। पूरे पूरे नोट्स रिवीजन के लिए नोट्स डाल रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की। कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम 1992 के उद्देश्य तथा क्षेत्रों के बारे में वर्णन कीजिए। मतलब कर्मचारी भविष्य निधि क्या होती है? विविध उपबंध अधिनियम 1992 के उद्देश्य व क्षेत्रों के बारे में वर्णन करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड द मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। अधिनियम के क्या उद्देश्य होते हैं? यह अधिनियम भारत में सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विधानों में से है। मतलब अगर सामाजिक सुरक्षा क्या होती है भाई? इस प्रकार की सुरक्षा जो समाज में रहने वाले लोगों के लिए काम में आए, उसको सामाजिक सुरक्षा के अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य कर्मचारियों और उनके सेवानिवृत्ति जीवन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। भाई कोई आदमी जितना दिन, कोई भी व्यक्ति है, जितने दिन आपके सामने काम करता है, इतने दिन तो पेमेंट उसको मिलता ही है। लेकिन जब भाई पेमेंट उसके बाद में उसका जीवन में ऐसा काम समय आता है जो वो काम नहीं कर सकता, तो तब उसका जीवन कैसे चलेगा? इसीलिए सरकार क्या करती है भाई? लोगों को पेंशन देती है। भाई सेवानिवृत्ति के बाद में जब इंसान का बुढ़ापा आता है, सेवानिवृत्ति के बाद में जब इंसान को सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, उस समय सरकार उनको वित्तीय सहायता प्रदान करती है। किसके माध्यम से? आपके सामने जो पेंशन के माध्यम से। इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या होता है भाई? आपके सामने जो ये जो अधिनियम बनाया गया कर्मचारी भविष्य निधि वाला, इसका क्या क्या आपके सामने लक्ष्य होता है? सेवानिवृत्ति के बाद में सुरक्षा देना, यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद में एक मुश्त राशि देना और पेंशन मिले ताकि वो शेष जीवन सम्मानपूर्ण जी सके। मतलब कोई भी इंसान है, उसको आपके सामने जब सेवानिवृत्त हो जाए, क्या हो जाए? उसका रिटायरमेंट हो जाए, तब उसको कुछ ना कुछ राशि, छोटी छोटी राशि उसको मिलती रहे, ताकि उससे क्या हो सके भाई? उसको ताकि वो राशि आपके सामने पेंशन के रूप में मिले, ताकि सारा उसका बाकी का जो जीवन बचा हुआ है वो सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। कैसा? सम्मानपूर्ण जो जीवन है आपके सामने, वो सम्मानपूर्वक जीवन हो जी सके। सेवानिवृत्ति के बाद में आपके सामने कुछ ना कुछ उसको पेंशन के रूप में पैसा मिलता रहे। अनिवार्य बचत की आदत, कर्मचारियों को उनके वेतन का एक छोटा सा हिस्सा भविष्य के बचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब जितने भी जो कर्मचारी होते हैं ना, उनको आपके सामने उनका वेतन होता है, उसका उसमें से कुछ हिस्सा काट लिया जाता है। जैसे 50,000 रुपए आपके सामने क्या होता है भाई? आपके सामने जो कोई तनख्वाह होती है कोई व्यक्ति की, तो उसमें 5,000 रुपए काटकर 45,000 रुपए उसको दे दिए जाते हैं। अब सरकार ऑटोमेटिक काटती है, तो सामने वाला व्यक्ति भाई कुछ आपके सामने छुटवा सकता है उसको, लेकिन क्या है, कुछ कुछ सरकार अपने पास रख लेती है। तो एक तरीके से आदत लग जाती है, छोटा छोटा हिस्सा क्या करने की? बचाने की आदत लग जाती है, ताकि आप भविष्य में उस पैसे को यूज कर सको। आकस्मिक जरूरतों में सहायता, बीमारी, बच्चों की शिक्षा, विवाहिक व घर निर्माण जैसी महत्वपूर्ण जीवन की घटनाओं में संचित निधि को एडवांस या आंशिक रूप से निकासी करने की सुविधा प्रदान की जाती है। मतलब आप क्या कर सकते हो?
चाहे कोई बीमारी हो गई, चाहे बच्चों की शिक्षा हो गई, चाहे विवाह या घर। आपको पता है हमारे भारत के अंदर यही कोई 5-6 ऐसी चीजें होती हैं जिसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। यही 5-6 जगह ऐसी होती है जहां पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो ये जो आप छोटा छोटा पैसा अपने जो जो कर्मचारी जो होते हैं वो आपके सामने अपनी जो बचत से बचाते हैं, अपनी जो पैसा होता है उससे बचाते हैं। इससे क्या हो सकता है, इससे वो एडवांस में भी निकलवा सकते हैं, आगे आने वाले समय भी जो एडवांस में पैसा निकाल सकते हैं और आंशिक निकासी भी कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको भाई अचानक से आपका कोई बच्चा बीमार हो गया तो आपको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, तो आपने जो इतने दिन से रुपए सेव कर रखा था, आपकी जो जितने दिन की ड्यूटी हुई थी उससे जो रुपए सेव कर रखे थे उस रुपए को आप सेव करके आपने वहां से कुछ ना कुछ पैसा निकाल लिया। अगले वाला है परिवार का कल्याण करना। परिवार का कल्याण क्या होता है, कर्मचारियों की अस्थायी मृत्यु स्थिति में आश्रितों को वित्तीय सहायता मिलती है। भाई कोई ना, भगवान ऐसा किसी के साथ नहीं करे, लेकिन अगर कोई कर्मचारी है उसकी कोई भी ना कोई कारण से उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो उस मृत्यु होने पर क्या हो जाता है, उसकी जो आपके सामने जो उस पर आश्रित है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता, उस व्यक्ति के, उनको कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है। क्यों? क्योंकि भाई घर में कमाने वाला व्यक्ति नहीं रहा है तो आपको सामने सरकार क्या करती है भाई, उसको सहायता प्रदान करने का काम करती है। अधिनियम के क्षेत्र और विस्तार, स्कोप एंड एप्लीकेशंस। ये अनिवार्य अधिनियम है। ये अधिनियम संपूर्ण भारत में इस तरीके से लागू होता है कि इसकी परिधि काफी विस्तृत है। मतलब ये जो अधिनियम आपके सामने, इसका बहुत बड़ा स्कोप है। कैसा? इसका बहुत बड़ा स्कोप है। और इस अधिनियम को क्या किया गया भाई, पूरे के पूरे संपूर्ण भारत पे लागू किया गया। क्या किया गया? संपूर्ण भारत पे आपके सामने इस अधिनियम को लागू किया गया है। पहले वाला पॉइंट है प्रतिष्ठान, उन सभी कारखानों पे लागू होता है जो अनिवार्य, जो आपके सामने शेड्यूल फर्स्ट की जो आपके सामने जो अधिनियम होते हैं उसके अंतर्गत उद्योग आते हैं। मतलब जो शेड्यूल फर्स्ट कैटेगरी के अंदर जितने भी उद्योग आते हैं ना, सबके अंदर आपके सामने जो कर्मचारियों की जो निधि वाला नियम है वो लागू होता है। अगले वाला पॉइंट है कर्मचारी की संख्या। कोई भी प्रतिष्ठान जहाँ पे 20 या 20 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हो, वो आपके सामने इस अधिनियम के तहत कार्यरत में आते हैं। मतलब ऐसा भी कोई संगठन जहाँ पे 20 या 20 से अधिक, क्या 20 या 20 से अधिक आपके सामने कर्मचारी काम करते हैं, तो आपके सामने जो अधिनियम है ये भाई वो लागू होता है। क्या है? आपके सामने ये अधिनियम है वो आपको लागू होता है जहाँ पे 20 या 20 से अधिक जो कर्मचारी है वो काम करते हैं। तो अगले वाला पॉइंट है निरंतरता का सिद्धांत। यदि एक बार कोई संस्थान इस अधिनियम के अंतर्गत आ जाता है तो ये तब तक लागू रहेगा, ये भले ही भविष्य की कर्मचारियों की संख्या 20 से कम हो जाए। मतलब अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है उसमें अगर 20 कर्मचारी हैं, समझ में आ गया, तो क्या होगा, 20 या 20 से ज्यादा कर्मचारी है तो यह अधिनियम एक बार लागू हो गया तो हमेशा लागू रहेगा। क्यों लागू रहेगा? क्योंकि भाई लोग दिमाग लगा लेते हैं। लोग क्या करेंगे, आपके सामने 20 से अधिक कभी कर्मचारी की जरूरत पड़ेगी तो 20 से ज्यादा कर लेंगे, अधिनियम में आ जाएंगे, फिर आपके सामने उनको घटा देंगे। तो ऐसा नहीं कर सकते हो। एक बार अगर आप इस अधिनियम के तहत आ गए तो आपको लगातार पेंशन देनी ही पड़ेगी। छूट प्राप्त संस्थान, वे संस्थान जो अपने कर्मचारियों को सरकार की योजनाओं से बाहर या समान लाभ प्रदान करते हैं उनको उपयुक्त सरकारी इस अधिनियम के संचालन से छूट प्राप्त करते हैं। मतलब जो कर्मचारियों को सरकार योजनाओं से बेहतर या समान लाभ देते हैं, मतलब कुछ जो कंपनी आपके सामने जो कर्मचारियों को बराबर या उसके जो कम या थोड़ा बराबर लाभ देते हैं, उनके लिए क्या है, थोड़ा बहुत सरकार क्या छूट भी करती है। क्या करती है सरकार? थोड़ा बहुत छूट भी प्रदान करने का काम करती है। प्रश्न नंबर 2 है, इस अधिनियम के तहत आपके सामने कर्मचारी भविष्य निधि, 1992 में कर्मचारी की पेंशन योजना, 1995 में कर्मचारियों की जमा लिक्विड बीमा योजना की चर्चा कीजिए। मतलब आपको जो अधिनियम है इसमें जो कर्मचारियों की जो भविष्य निधि होती है, क्या होता है, कर्मचारियों की जो भविष्य निधि योजना होती है उसके बारे में बताना है। कर्मचारियों की जो पेंशन योजना क्या होती है, और 1995 में कर्मचारियों की जो लिक्विड बीमा योजना होती है इसके बारे में आपको चर्चा करना है। चलिए भाई, कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी भविष्य निधि 1992 को एक कुशल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने 3 प्रमुख योजनाएं संचालित की हैं। क्या की गई है केंद्र सरकार के द्वारा? कर्मचारी होते हैं उनकी भविष्य की जो निधि होती है, भविष्य निधि अधिनियम 1992 के तहत उसका कुशल क्रियान्वयन करने का प्रयास किया गया है। क्या किया गया? उसको सही तरीके से लागू करने का प्रयास किया गया, जिसमें केंद्र सरकार ने 3 प्रमुख योजनाएं संचालित किया। केंद्र सरकार ने क्या किया भाई? 3 अलग अलग प्रकार की जो प्रमुख योजनाएं होती हैं उसको लागू करने का काम किया गया है। पहली योजना है कर्मचारी भविष्य निधि 1952 ईपीएफ योजना, ईपीएफ स्कीम।
जो कर्मचारी भविष्य निधि में क्या होता है, 1992 में ईपीएफ योजना लागू की गई थी, जिसमें जो कर्मचारी होते हैं उनका पैसा कुछ ना कुछ डिटेक्ट कर लिया जाता था। ये योजना मुख्य रूप से धन संचय और बचत पे आधारित थी। योजना किसके लिए थी? धन को बचाने पर और आपको सामने बचत पे आधारित थी। अंशदान की बात करें, इसमें नियोक्ता एम्प्लॉयर और कर्मचारी आपके सामने एम्प्लॉय दोनों मूल वेतन प्लस डीए को 12-12 अंशदान प्रदान किया जाता था। क्या किया जाता था? जो एम्प्लॉयर होता है, जो नियोक्ता होता है और जो एम्प्लॉय होता है, दोनों को आपके सामने बेसिक पे दिया जाता था प्लस डीए। डीए मतलब क्या होता है? महंगाई भत्ता होता है, उसका 12-12% है वो उसको दिया जाता था। ब्याज की बात करें, जमा की गई राशि सरकार द्वारा हर साल आकर्षक ब्याज दर घोषित की जाती थी। सरकार क्या करती थी भाई, आपके सामने जो कर्मचारी अपनी जो पेंशन जो कर्मचारी अपनी जो तनख्वाह से कुछ कुछ पैसा कटा के सरकार के पास अपना पैसा जमा कराते थे, उनको सरकार क्या करती थी? ब्याज भी देती थी। क्या करती थी? एक आकर्षक ब्याज भी देने का काम करती थी। खुद कुछ डीए भी देती थी, बेसिक पे प्लस डीए देती थी, साथ के साथ जितना पैसा बचता था उस पर आकर्षक ब्याज भी दिया जाता था। लाभ, कर्मचारी सेवा समाप्त होने पर या सेवानिवृत्ति पर अपनी पूरी जमा राशि ब्याज सहित निकाल सकते थे। तो भाई आपके सामने किसकी बात हो रही है? जो पेमेंट दिया जाता था ना, पेंशन की बात नहीं हो रही है, जितना जो कर्मचारियों को पेमेंट दिया जाता था ना उसकी बात कर रहे हैं भाई। कोई भी कर्मचारी ने अगर अपना रिटायरमेंट ले लिया, क्या कर लिया? कोई भी कर्मचारी है उसने अगर अपना रिटायरमेंट घोषित कर लिया तो उसको क्या किया जाता था भाई? वो अपनी पूरी की पूरी जमा राशि, उसने जितनी जमा राशि की है वो पूरी ब्याज सहित निकाल सकता था। क्या कर सकता था? पूरी की पूरी जमा राशि को ब्याज के साथ निकाल सकता था। क्या कर सकता था? ब्याज के साथ पूरी की पूरी जमा राशि को निकाल सकता था। अगले वाला पॉइंट है कर्मचारी पेंशन योजना 1955, मतलब ईपीएफ। ईपीएस कौन सी योजना होती है? कर्मचारी पेंशन योजना। इसका उद्देश्य कर्मचारी को बुढ़ापे में नियमित आय व पेंशन देना है। ईपीएफ योजना को, ईपीएस योजना कौन सी होती है भाई? ईपीएस योजना होती है कोई भी कर्मचारी को बुढ़ापे में नियमित पेंशन प्रदान की जाए। क्या किया जाए? कोई भी कर्मचारी होता है उसको बुढ़ापे में फिक्स अमाउंट में जो पेंशन प्रदान की जाए उसको कौन सी योजना के नाम से जाना जाता है? ईपीएस योजना के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट है अंशदान। नियोक्ता द्वारा 12% अंशदान और 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में स्थानांतरित किया जाता था। क्या किया जाता? 12% आपके सामने जो सरकार है वो देती थी। सरकार क्या करती थी? आपके सामने जो एम्प्लॉय होता था जिससे पैसा कट रहा है, खुद कुछ पैसा तो खुद काटता था, कुछ आपके सामने वो सरकार देने का काम करती थी। कर्मचारी को अपने हिस्से कर्मचारी का अपना हिस्सा इसमें नहीं जाता था। इस दान में आपके सामने भाई कर्मचारी का हिस्सा नहीं होता था, सरकार खुद भी कुछ इसमें दान करती थी। कौन कौन पात्र होते थे? पेंशन का लाभ लेने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा अनिवार्य होती थी। मतलब अगर आप सरकारी कर्मचारी हो और आपने 10 साल से ज्यादा अगर आपने सरकारी के लिए काम कर लिया है, सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर लिया है, तब आप इस पेंशन योजना के लिए भाई हिस्सेदारी हो जाती थी। लाभ, 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले कर्मचारी को आजीवन मानसिक पेंशन का हकदार होता था। कर्मचारी की मृत्यु के बाद में जीवन साथी और उनके बच्चों को भी पेंशन मिलती थी। पहले वाले आपने सामने देखा होगा, बूढ़े बुजुर्गों को पहले वो खुद पेंशन लेते थे, फिर उनकी वाइफ है वो पेंशन लेती थी, और काफी बार अगर भैया आपके सामने जो उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको बच्चों को भी पेंशन दी जाती थी। कब? 58 वर्ष की आपके सामने आयु प्राप्त होने के बाद में, और कम से कम आपने 10 साल क्या करना होता था भाई? आपको सरकार के लिए काम करना होता था। अगले वाला है कर्मचारी जमा लिक्विड बीमा योजना। क्या होती है? कर्मचारी जमा जो लिंक्ड बीमा योजना IDLI 1976। ये योजना कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को जीवन बीमा प्रदान करता था। ये क्या करती थी? अगर आपके सामने कोई भी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, उसका काम करते वक्त अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसको आपके सामने जीवन बीमा देती थी। क्या करती थी? उसको जीवन बीमा देने का काम करती थी। समझ में आ गया? इसमें क्या होता है? इसमें कर्मचारी का कोई योगदान नहीं होता था। मतलब जो भी कोई कर्मचारी है उसका कोई योगदान होता था नहीं, तो होता था नियोक्ता का हिस्सा 0.5% प्रीमियम के रूप में भुगतान करता था। सरकार है ना, वो 0.5% के रूप में आपके सामने हर साल जो व्यक्ति होता था उसके लिए आपके सामने क्या करती थी? उसको बदलने का काम करती थी। लाभ की बात करें, यदि सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके नामांकित व्यक्ति को, नॉमिनल को क्या मिलती थी? एक मुफ्त बीमा राशि मिलती थी। मतलब जितनी भाई उसने बीमा करवा रखी है उतनी आपके सामने उसको बीमा मिलती थी। किसको? जिसने उसको नॉमिनी बना रखा ना, उसको वो मिलती थी। ये राशि पिछले 12 महीने का औसत वेतन के आधार पर तय की जाती थी। कितना पैसा मिलेगा? उसका जो पिछले 12 महीने में उसने कितना पेमेंट उठाया, मतलब उसका कितना पेमेंट था, उसके हिसाब से मिलती थी, जो अधिकतम 7 लाख तक हो सकती थी।
कितना मिलता था भाई आपके सामने, अधिकतम 7 लाख। अब देखो 7 लाख रुपए में क्यों है साहब भाई, 1975 में 7 लाख की वैल्यू कितनी है, बात देखो तो एक बार समझ में आ गई। आज के टाइम तो समझ लो वो 70 लाख के बराबर है, 10 गुना पैसा हो गया आपके सामने 1975, और आपकी महंगाई की बात करें तो। अब अपन ने यूनिट फर्स्ट आपके सामने जो आपका जो इंडस्ट्रीज लॉ वाला पेपर होने वाला है, कौन सा इंडस्ट्रीज लॉ वाला पेपर होने वाला है, इसकी जो यूनिट फर्स्ट है उसको अपन ने पढ़ा दिया है। अब अपन यूनिट नंबर सेकंड की तरफ देखेंगे। अगर आप स्पेशल यूनिट फर्स्ट का वीडियो देख रहे हो या यूनिट सेकंड का वीडियो देख रहे हो तो यूनिट फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑलरेडी पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाओ और जाकर आपके सामने बाकी की यूनिट को अच्छे से पढ़ लेना भाई। आपको समझ में आ गया। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा, उस पर क्लिक करके आप क्या करोगे, ये पूरी पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और सभी बच्चों से भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना भाई। पहले वाला है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, मतलब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम होता है 1948 के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, प्रयोज्यता तथा प्रमुख परिभाषाओं की व्याख्या कीजिए। किसके बारे में बताना है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या है, प्रयोजकता क्या होता है और उसकी प्रमुख परिभाषाओं की व्याख्या करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, अच्छे से देखेंगे। पहले वाला प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 स्वतंत्र भारत को सामाजिक सुरक्षा का सबसे बड़ा कानून था। मतलब क्या था आपके सामने, कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1948 है, वो स्वतंत्र भारत के अंदर जो पूरा भारत है उसमें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का जो सबसे बड़ा क्या हुआ करता था भाई, आपके सामने सबसे बड़े कानूनों में से एक था। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को बीमारी प्रस्तुति, मतलब कोई भी बच्चा पैदा हो तब आपके सामने, और रोजगार के दौरान लगी चोट के जैसी आकस्मिक स्थितियों में क्या नगद लाभ दिया जाता था। क्या होता था भाई, राज्य कर्मचारी का राज्य बीमा अधिनियम में था, जो राज्य सरकारों के द्वारा आपके सामने जो सरकारी कर्मचारी होते थे उनको जो बीमा करवाया जाता उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये बीमा कब कब लागू होता था, जब कोई कर्मचारी की बीमारी हो जाए, कब उसको भाई आपके सामने कोई महिला है तो उसको प्रेगनेंसी हो जाए, और अगर रोजगार के दौरान काम करते इस वक्त अगर उसको चोट लग जाए तो उस स्थिति में आपके सामने नगद लाभ, क्या नगद लाभ प्लस चिकित्सा सहायता, क्या मेडिकल आपके सामने असिस्टेंस दिया जाता था। यह अधिनियम सामूहिक बीमा का सिद्धांत पे कार्य करता है। कैसे काम करता है भाई, आपके सामने सामूहिक बीमा, सामूहिक इंश्योरेंस के जो आपका सामने सिद्धांत होता है उस पर कार्य करता है, जहां पर नियोक्ता और कर्मचारी मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों अंशदात होते हैं। मतलब कुछ सरकार भी पैसा देती थी और कुछ पैसा आपके सामने किसके द्वारा दिया जाता था, जो काम करने वाला कर्मचारी होता था उसके द्वारा। तो दोनों के दोनों लोगों के द्वारा इसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का कुछ ना कुछ योगदान होता था। पहला है प्रयोजकता, एप्लीकेबिलिटी, क्या होती है इसमें, यह अधिनियम संपूर्ण भारत पे लागू होता था। जो आपके सामने जो अधिनियम है ये पूरा का पूरा भारत है, मतलब संपूर्ण भारत पे आपके सामने जो अधिनियम है वो लागू होता था। कौन सा आपके सामने, एम्प्लॉयबिलिटी, ये जो राज्य कर्मचारी वाला अधिनियम है ना, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है, पूरे के पूरे भारत पे लागू होता था। उन सभी कारखानों पर लागू होता है जहां से 10 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। कहां पर, ऐसे कोई भी कारखाने, ऐसी कोई भी जगह जहां पर 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं वहां पर ये सिद्धांत है भाई वो लागू होता है। राज्य सरकार ने इसकी विस्तार दुकानों, होटलों व सिनेमा घरों और निजी जगह की है। राज्य सरकार ने क्या किया भाई, इसका विस्तार कहां पे किया, दुकानों पर, होटलों, सिनेमा घर और निजी जगह जहां पे प्राइवेट कंपनियां काम करती हैं वहां पर भी राज्य सरकार में आपके सामने इस अधिनियम के अंतर्गत वो जगह आती हैं। अलग अलग प्रकार की जगह जैसे चिकित्सा हो गया, शिक्षण संस्थान हो गया, वहां तक भी क्या गया जहां से 10 से 20 कर्मचारी काम करते हैं। मतलब जहां से 10 या 20 कर्मचारी जहां पर भी काम करते हैं वहां पर आपके सामने चाहे कोई दुकान हो गई, चाहे कोई होटल हो गया, कोई सिनेमा घर हो गया, चाहे कोई शिक्षण संस्थान हो गया, सब की सब जगह पर आपके सामने क्या किया गया भाई, जो इनका विस्तार, इस अधिनियम का विस्तार करने का काम किया गया है। वर्तमान में 21,000 रुपए तक मासिक वेतन करने वाला जो कर्मचारी वो इसके दायरे में आता है। मतलब कोई भी कर्मचारी जो 21,000 रुपए प्राप्त करता है, कितना कितना प्राप्त करता है, 21,000 रुपए आपके सामने जो मासिक वेतन है वो प्राप्त करता है, वो सभी के सभी क्या आते हैं, इसके दायरे के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख परिभाषा, इंपोर्टेंट डेफिनेशंस। अब आपके सामने इसमें कौन कौन से अधिनियम है। सबसे पहले कर्मचारी सेक्ट 29, कर्मचारी आपके सामने सेक्ट 29 का जो अधिनियम होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो मजदूरी के लिए किसी कारखाने या प्रतिष्ठान से सीधे ठेकेदार के माध्यम से पाने का काम पर रखा गया है। तो इसके अंदर कौन कौन व्यक्ति आएगा भाई, कोई भी व्यक्ति जो सीधी कारखाने या प्रतिष्ठान के लिए सीधे के तो सीधा उसकी डायरेक्ट एंट्री की जाएगी या ठेकेदार के माध्यम से काम पर रखा जाएगा। तो आजकल तो भाई सीधे ठेकेदार के माध्यम से ये लोगों को रखा जाता है।
अगले वाला कौन है, आश्रित। आश्रित कौन होता है, सेक 261। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसका परिवार के सदस्य जैसे विधवा, नाबालिग बच्चे और माता पिता जो उसकी आय पर निर्भर रहते हैं। आश्रित किनको बनाया जाता है, अगर कोई उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्य जैसे कोई विधवा हो गई, कोई नाबालिग उसके बच्चे हो गए, माता पिता जो उसकी आय पर निर्भर करते हैं, वो इस अधिनियम के तहत आपके सामने इस जो नियम के तहत कवर होते हैं। कारखाने कौन सा अधिनियम बताया गया है, सेक 212 के अंदर क्या बताया गया है, कोई भी परिसर जहां पे 10 या 10 से अधिक व्यक्ति बिजली की सहायता से बिना विनिर्माण कार्य मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब बिजली की सहायता से अगर आपके सामने कोई भी चीज का मैन्युफैक्चर किया जा रहा है जहां पर 10 या 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, तो उसको आपके सामने क्या कहा गया है, कारखाना सेक 212 के नाम से जाना जाता है। अगले वाला मजदूरी सेक 222 की बात करें, इसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता व अन्य जो परिश्रमिक शामिल है, लेकिन बोनस या यात्रा भत्ता शामिल नहीं होता। मतलब मूल वेतन आपके सामने, महंगाई भत्ता और अन्य जो परिश्रमिक शामिल है उसमें बोनस या यात्रा भत्ता आपके सामने इसमें शामिल नहीं होगा। चलिए भाई अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने ईएसआई निगम की संरचना का वर्णन कीजिए तथा अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न लाभों की व्याख्या कीजिए। मतलब क्या होता है ईएसआई कॉर्पोरेशन, क्या होता है, कौन सा कॉर्पोरेशन, ईएसआई कॉर्पोरेशन। ईएसआई कॉर्पोरेशन क्या होता है और उसको अलग अलग प्रकार के वेरियस बेनिफिट बताने हैं जो आपके सामने ईएसआई अधिनियम के तहत मिलते हैं। कौन से एक्ट के तहत, ईएसआई एक्ट के तहत आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं इसके बारे में आपको बताना है। ईएसआई अधिनियम क्या होता है, ईएसआई कॉर्पोरेशन क्या होता है, अधिनियम के तहत प्रशासन के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना की स्थापना की गई। मतलब इस अधिनियम के तहत के प्रशासन ने क्या की, कर्मचारी राज्य बीमा योजना की स्थापना की गई जो स्वायत्त निकाय, कैसा निकाय भाई, आपके सामने एक इंडिपेंडेंट आपके सामने इंस्टीट्यूट है। कैसा इंस्टीट्यूट है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है जिसकी संरचना इस प्रकार से होती है। कैसी संरचना होती है, ईएसआईसी। कौन सा इंस्टीट्यूट, ईएसआईसी होता है। इसके आपके सामने अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय श्रम मंत्री। जो आपके सामने सेंट्रल जो लेबर मिनिस्टर होता है ना, जो लेबर मिनिस्टर होता है ना, वो कैबिनेट का जो लेबर मिनिस्टर होता है वो आपके सामने ईएसआईसी का आपके सामने इसका अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है, श्रम मंत्रालय का सचिव। जो आपके सामने लेबर मिनिस्ट्री है ना, उसका जो आपके सामने सचिव होता है वो इसका उपाध्यक्ष होता है। सदस्य की बात करें, इसमें केंद्र व राज्य सरकार के प्रतिनिधि, मतलब जो केंद्र और राज्य सरकार के जितने भी प्रतिनिधि जो इसके अंतर्गत आते हैं, नियोक्ता और कर्मचारियों के जो प्रतिनिधि, मतलब राज्य सरकार को रिप्रेजेंट करने वाले, एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करने वाले, चिकित्सा, आपके सामने जो चिकित्सा का जो पेशा होता है आपके सामने भाई, जो मेडिकल की जो आपके सामने लाइन होती है उसके सदस्य आपके सामने, और संसद के सदस्य, सब के सब आते हैं। मतलब सरकारी कर्मचारी इसके अंदर आते हैं, ठीक है, और आपके सामने जो मेडिकल के लोग काम करने वाले वो लोग आते हैं, और राज्य और आपके सामने जो राज्य प्रतिनिधि हैं वो सब के सब इसके अंतर्गत आते हैं। कार्यकारी समिति, यदि निगम के दिन प्रतिदिन कार्यों को प्रबंधन करती है। कार्यकारी समिति क्या होती है, ये निगम के द्वारा दिन प्रतिदिन कितने कार्य किए जाते हैं उसके बारे में आपके सामने प्रबंधन करने का काम होता है इसका। अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध, कोई भी अधिनियम होता है उसके अंतर्गत कौन कौन से बेनिफिट देखने को मिलते हैं। अधिनियम के धारा 46 के तहत बीमित जो व्यक्तियों को अधिनियम 6 लाभ देता है। कौन कौन सा लाभ देता है, पहला लाभ देता है चिकित्सा लाभ, मेडिकल बेनिफिट। बीमित व्यक्ति को उसके परिवार को सेवा के पहले दिन से पूर्ण चिकित्सा देखभाल देखने को मिलती है। मतलब क्या किया जाता है, जो व्यक्ति बीमा के अंतर्गत आ रहा है उस व्यक्ति के परिवार को पहले दिन से पूरी चिकित्सा मिलती है। मतलब अगर आपके उसका जो परिवार है उसमें कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको अस्पताल में भर्ती कराना, ओपीडी और दवाइयां, सब की सब चीजें पूर्ण मुफ्त रूप से होती हैं, और इसका देखभाल, इसका खर्चा कौन उठाती है भाई, सरकार उठाती है। समझ में आ गया। अगले वाला है बीमारी का लाभ, सिकनेस बेनिफिट। बीमारी के कारण काम पर नहीं आ जाने की उपस्थिति में प्रमाणित अवधि के लिए आपके सामने क्या है, नगद भुगतान किया जाता है। लगभग 70% तक आपके सामने पेमेंट किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बीमार हो गया और काम पर नहीं आ पा रहा है, कोई गंभीर बीमारी होगी, तो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए आपको सामने उसका जो पेमेंट होता है उसका 70% उसको देना पड़ता है। अगले वाला प्रसूति लाभ, मेटर्निटी बेनिफिट। महिला कर्मचारियों को गर्भ अवस्था और प्रसव के दौरान 26 सप्ताह का सवेतन अवकाश मिलता है। मतलब पूर्ण वेतन 26 सप्ताह होते हैं आपके सामने
सप्ताहों का अर्थ होता है लगभग आपके सामने 6 महीनों का। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको 6 महीने के लिए आपके सामने क्या है, रेस्ट दिया जाता है। कितने महीने का? 6 महीने का आपको सामने उसको रेस्ट दिया जाता है। इमरजेंसी सेवाओं में नहीं होनी चाहिए, बाकी सेवाओं में 6 महीने का रेस्ट मिलता है कोई भी महिला को। अगले वाला है अपंगता लाभ, डिसेबलमेंट बेनिफिट। रोजगार के दौरान चोट लगने पर अस्थायी या स्थायी अपंगता पर कर्मचारी को पेंशन या नगद लाभ मिलता है। क्या होता है आपके सामने, अगर कोई अधिकारी है या कोई कर्मचारी है, उसको आपके सामने क्या हो गई, काम करते वक्त चोट लग गई, तो उसको क्या होगा भाई, आपके सामने उसको उस चोट के लिए पेंशन भी मिलेगी और आपके सामने नगद लाभ है वो भी मिलता है। अगले वाला होता है डिपेंडेंट बेनिफिट। रोजगार के दौरान मृत्यु पर होने वाले आश्रितों को मानसिक पेंशन दी जाती है। अगर कोई भी काम करते वक्त अगर कोई भी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उस पे जितने भी लोग डिपेंडेंट है, उस व्यक्ति पर जितने भी लोग जो आपके सामने डिपेंड हैं, उन सभी डिपेंडेंट्स को क्या किया जाता है भाई, आपके सामने आंशिक पेंशन दी जाती है। क्या किया जाता है, उसको पेंशन देने का काम किया जाता है। अन्य लाभ की बात करें, इसमें अंत्येष्टि सहायता, फ्यूनरल एक्सपेंसेस और रोजगार बेरोजगार होने पर राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के तहत नगद पेंशन भी दी जाती है। मतलब अगर कोई भी आदमी फ्यूनरल एक्सपेंस, उसकी जो मृत्यु होने पर जितना खर्चा लगता है भाई आपके सामने दाह संस्कार में, उसका पेमेंट दिया जाता है। और बेरोजगार होने पर राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के तहत नगद पैसे की सहायता भी की जाती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो यूनिट जो फर्स्ट और सेकंड आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं। अब अपन पढ़ेंगे कौन सी नंबर यूनिट की तरफ, यूनिट नंबर 3 की तरफ। कौन सी नंबर यूनिट की तरफ, यूनिट नंबर जो आपके सामने 3 होने वाली है, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट भाई पर्सन होते हैं इसके। आप स्पेशली यूनिट नंबर 3 के वीडियो देख रहे हो तो प्लीज बच्चों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। अपन ने 25,000 जो सब्सक्राइबरों का टारगेट ले रखा है 31 तारीख से पहले पहले, 31 तारीख से पहले पहले क्या अपने 25,000 सब्सक्राइबर आपको पूरे करवाने हैं। और कैसे पूरे होंगे, जब आप सभी के सभी बच्चे आपके सामने भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तब पूरे हो सकते हैं, है ना। और साथ के साथ अगर आप यूनिट 3 का स्पेशल वीडियो देख रहे हो तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपके सामने क्लास मैंने पहले करा रखी है, जाओ और जाकर उसको अच्छे से पढ़ लेना है। पर्सन है नगद भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत वर्तमान वेतन के भुगतान कटौतियां तथा भुगतान के समय से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। मतलब वेतन भुगतान अधिनियम क्या होता है, वेतन भुगतान अधिनियम के बारे में बताना है 1936 का। उसके अंतर्गत वेतन का भुगतान कैसे किया जाता है, कटौतियां और आपके सामने भुगतान के समय कौन कौन से प्रावधान होते हैं, उनके बारे में व्याख्या करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से पढ़ लेना। वेतन भुगतान अधिनियम क्या होता है, क्या होता है वेतन भुगतान अधिनियम? वेतन भुगतान अधिनियम क्या होता है भाई आपके सामने, इसके अंदर कर्मचारियों को, जितने भी जो कर्मचारी होते हैं भाई, आपको उनको जो वेतन है समय पर मिले और उनके वेतन में कोई भी अवधि में कटौती नहीं की जाए। मतलब वेतन ऐसे नहीं कि बिना बात के आपके सामने काट दिया जाए, इसीलिए अधिनियम बने हुए। पहला, वेतन के भुगतान का समय। वेतन का भुगतान का समय क्या होता है, यदि कोई प्रतिष्ठान 1,000 से कम कर्मचारी हैं तो वह वेतन माह की 7 तारीख तक मिल जाना चाहिए। मतलब ऐसा कोई प्रतिष्ठान है जिसमें 1,000 से कम कर्मचारी काम करते हैं, वहां पर पेमेंट आपके सामने 7 तारीख से पहले पहले, कब, 7 तारीख से पहले पहले आपके सामने वो पेमेंट है वो देना होता है। यदि कर्मचारी 1,000 से ज्यादा है तो वेतन का 10 तारीख तक मिलना चाहिए। मतलब अगर 1,000 से कम है तो 7 तारीख से पहले पहले पेमेंट कर दो, और आपके सामने अगर 1,000 से ज्यादा है तो 10 तारीख से पहले पहले पेमेंट आपको करना होता है। यदि कर्मचारी को नौकरी से निकाला जाता है तो उसकी सेवा समाप्ति के 48 घंटों के भीतर उसका भुगतान करना अनिवार्य होता है। यदि अगर कोई कर्मचारी है उसको अगर नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उसको सेवा समाप्ति के लिए, मतलब उसका जो आपके सामने सेवा समाप्ति है, अगर उसकी जो आपके सामने ड्यूटी खत्म होती है उसके 48 घंटे पहले पहले, मतलब 48 घंटों के भीतर भीतर उसका क्या करना है, भुगतान करना अनिवार्य होता है। क्या होता है, उसका भुगतान करना अनिवार्य होता है। तो 3 पॉइंट अच्छे से याद कर लो। यदि कोई इंस्टीट्यूट में 1,000 से कम लोग लगे हैं तो 7 तारीख से पहले पहले आपको पेमेंट मिल जाना चाहिए। 1,000 से ज्यादा तो 10 तारीख से पहले पहले मिल जाना चाहिए, और 48 घंटों के अंदर अंदर उसको भुगतान करना अनिवार्य होता है। भुगतान के माध्यम, आप किस मोड के द्वारा कैसे भुगतान करोगे? वेतन आप नगद दे सकते हो, चेक या सीधे बैंक खातों में किया जाना चाहिए। अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट चला रहे हो और उसमें पेमेंट कैसे करते हो, नगद करोगे, चेक या सीधे बैंक खातों में किया जाता है। अधिकतर तो आजकल बैंक खातों में किया जाता है भाई। वेतन से अनुमत कटौतियां, अथोराइज डिडक्शन क्या होता है? नियोक्ताएं केवल निम्नलिखित आधारों पर कटौती कर सकता है। नियोक्ता आपके सामने क्या कर सकता है, निम्न आधार पर कटौती कर सकता है। जैसे जुर्माना, फाइन किस हिसाब से लगते हैं,
जो नियोक्ताओं द्वारा प्रदर्शित नियमों के अनुसार हो। जुर्माना कैसे लगेगा भाई, आपके सामने जो एम्प्लॉयर है उसके द्वारा जो प्रदर्शित नियम, जो नियम बनाए गए हैं उनके हिसाब से उनको क्या करेगा, जुर्माना वो लगाया जाएगा, अगर कोई इंसान अगर टाइम से पेमेंट नहीं करता है तो। कर्तव्य से अनुपस्थिति, काम पर न आने के कारण वेतन में कटौती की जा सकती है। भाई अगर कोई भी इंसान काम पर नहीं आए तो वेतन में आप कटौती कर सकते हो, अगर व्यक्ति लगातार काम पे आ रहा है तो वेतन में कटौती नहीं कर सकते। सुविधाओं के लिए आवास या सरकार द्वारा दी गई अन्य सेवाओं के लिए, आपको जो राज्य कर्मचारी या कोई भी कर्मचारी है। अगले वाले पॉइंट की तरफ अगर अपन बढ़े, अगले वाला पॉइंट क्या है, सुविधाओं के लिए सरकार आवास या सरकार द्वारा दी गई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। ऋण या अग्रिम सूची की वसूली, दिए गए लोन की किस्तें। भाई आपके सामने अगर कोई भी व्यक्ति लोन दे रहा है या सरकार लोन दे रही है तो भाई आपके सामने वो लोन की किस्तें ले सकती है, आपकी जो पेमेंट दे रही है सरकार उसके पेमेंट से आपका पैसा वो काट सकती है। वैधानिक कटौतियां, आयकर, इनकम टैक्स या पीएफ का जो आपके सामने अंशदान देती है सरकार, क्या करती है भाई, आपका जो आयकर होता है, आपका जो आयकर होता है, इनकम टैक्स या पीएफ होता है, उससे कुछ पैसा आपकी कटौती कर सकती है सरकार। क्या कर सकती है, वैधानिक कटौतियां कर सकती है। वैधानिक कटौतियां क्या होती है, जो जरूरत होती है उस हिसाब से सरकार है जो आपके सामने जो कुछ ना कटौतियां कर सकती है। जैसे इनकम टैक्स, आपका जो इनकम टैक्स होता है उससे कुछ पैसा काट सकती है, आपका जो पीएफ होता है उससे कुछ ना कुछ अंशदान है उसकी कटौती की जा सकती है। नोट, सभी कटौतियों में फुल योग कर्मचारी का 50%, सहकारी समितियों 75%, सहकारी समितियों के 75% मामले नहीं होते। मतलब सभी जो कटौतियां, सारी कटौतियां मिलाकर का योग जो वेतन का 50% से ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब जितना पेमेंट दे रहा है उसके 50% से ज्यादा पैसे नहीं काट सकती कोई भी हाल में सरकार, और सहकारी कर्मचारियों के 75% से अधिक जो पैसा वो उसकी कटौती नहीं हो सकती है। चलिए भाई प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट नंबर जो थर्ड है उसमें बोनस की अवधारणा को समझाइए। बोनस के क्या होता है, बोनस सरकार क्यों देती है, उसके भुगतान, बोनस 1961 के अंतर्गत बोनस की पात्रता, गुणवत्ता एवं भुगतान की चर्चा कीजिए। तो बोनस की अवधारणा क्या होती है, भुगतान बोनस अधिनियम के बारे में बताइए, और 1961 के अंतर्गत बोनस की पात्रता, गणना एवं भुगतान के बारे में चर्चा कीजिए। चलिए भाई बोनस की अवधारणा, बोनस कर्मचारियों या उसके द्वारा किए गए कठिन परिश्रम संगठन के लाभ में उसके हिस्सेदारी के रूप में दिया जाता है। बोनस क्या होता है भाई, आपके सामने बोनस कोई भी कर्मचारी है ना, जब उसके द्वारा कठिन मेहनत की जा रही है, बोनस किसके कब दिया जाता है, जब कोई भी आपके सामने जब वही हार्ड वर्क करे और संगठन के लाभ में उसकी हिस्सेदारी के रूप में दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, पूरा का पूरा जो इंस्टीट्यूट होता है उसके द्वारा कितना प्रॉफिट जो उसके द्वारा कमाया गया उसमें उसकी कितनी हिस्सेदारी है उसके रूप में दिया जाता है। जैसे रेलवे है, रेलवे के कर्मचारी होते हैं भाई, उनको कभी भी ना, जितनी चाहे होली हो गई चाहे दीपावली हो गई, इन सब चीजों पर कभी भी छुट्टियां नहीं मिलती हैं, कभी भी छुट्टी नहीं दी जाएगी होली दीपावली पर। तो इस समय क्या होता है भाई, आपके सामने भाई वो उस समय एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं और उसी समय रेलवे में सबसे ज्यादा लोग इधर उधर भी जाते हैं, तो भाई रेलवे को प्रॉफिट भी होता है, तो इसीलिए क्या करता है भाई, आपको वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देने का वो काम करते हैं। यह केवल एक उपहार नहीं बल्कि एक वैधानिक अधिकार भी है। बोनस देना ऐसे मत समझो कि कोई उपहार है, उपहार का तो यह होता है कि भाई सरकार की अगर उपहार के रूप में होती तो सरकार दे तो दे वरना नहीं भी दे, लेकिन ये कानूनी रूप से भी एक अधिकार है। क्या है, एक कानूनी रूप से भी एक अधिकार दिया गया है नागरिकों को, जो आपके सामने जो कर्मचारी होते हैं कि वो आपके सामने क्या कर सकते हैं, चाहे तो अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या होते हैं, पहला होता है पात्रता एलिजिबिलिटी, वह कर्मचारी को जिसने उस वित्तीय वर्ष में कम से कम 30 कार्य वर्ष 30 वर्किंग डेज तक कार्य काम किया है वह बोनस पाने का अधिकार है। मतलब कौन एलिजिबल होता है बोनस पाने के लिए, कम से कम जो आपके सामने जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसने कम से कम 30 कार्य दिवस काम किए, कितने कार्य दिवस काम किए, कम से कम 30 कार्य दिवस काम किए हो, वही व्यक्ति इस अधिनियम के तहत पात्रता में आता है। कितने, कौन आता है इस पात्रता में, वो अधिकारी जिसने कम से कम 30 दिन आपके सामने पिछले 30 दिन तक काम किया हो वही आपके सामने बोनस का अधिकारी होगा। यदि कर्मचारी पर धोखाधड़ी, हिंसक व्यवहार व चोरी के कारण नौकरी से निकाला गया तो वो बोनस के अयोग्य माना जाएगा। तो अगर कोई भी कर्मचारी भाई उसने काम नहीं किया, काम नहीं करे तो बोनस की चीज को मिलेगा, समझ में आ गई भाई, मजदूरी करे और फायदा उठावे कोई और, ताती करे कोई और, मलाई खा कोई और, तो आको नहीं उसका है। कोई भी कर्मचारी धोखाधड़ी में, हिंसक व्यवहार में या चोरी के कारण आपके सामने नौकरी से अगर वो निकाल दिए गए तो बोनस के लिए क्या माना जाएगा भाई, अयोग्य उसको माना जा सकता है। अगले वाला पॉइंट है बोनस की गणना, कोई भी अधिकारी होता है उसके बोनस की गणना कैसे की जाती है, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। पहला पॉइंट होता है न्यूनतम बोनस,
मिनिमम बोनस। मिनिमम बोनस कितना दिया जाता है? नियोक्ता को कर्मचारी के वेतन का कम से कम 8.33%, मतलब कम से कम 8.5%, जो 100 से भी जो 100 रुपए से अधिक हो, बोनस देना अनिवार्य होता है, चाहे कंपनी लाभ में हो या नहीं हो। मतलब नियोक्ता को वेतन का, मतलब जितना वेतन है, जब मान 50 है, कितना है आपके सामने 50,000 रुपया, तो 50,000 रुपया को आपके सामने 8% कितना होगा, 4,000 रुपया से आपके सामने ज्यादा रुपया देना जरूरी है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो और कम से कम 100 रुपए से ज्यादा देना। अगर कोई आदमी आपके सामने 100 रुपया से ज्यादा, तो बोनस मिलेगा मिनिमम 100 रुपया का रखो, चाहे कितना ही कम हो वेतन हो। आज का समय तो दिक्कत होने वाला है, लेकिन पहले का टाइम है भाई 5,000 4,000 आपके सामने क्यों है करती लोगों की तनख्वाह है करती, जना जो 100 रुपए मिनिमम करे रहे। अगले वाला पॉइंट है अधिकतम बोनस। मैक्सिमम बोनस कब हो सकता है? यदि कंपनी का लाभ अधिक होता है तो वो बोनस के लिए ऊपरी सीमा 20% है। कितो देश का भाई 20%, कोई 50,000 रुपया है तो वो उनकी तो बोनस देगी 10,000 रुपया आपके सामने मैक्सिमम कितनी, 20% से ज्यादा बोनस कौन देश का सरकार या कोई भी जो कंपनी है वो, चाहे कितनी बेनिफिट में हो, आया कोई नहीं सारे बोनस में दे दियो। भुगतान की समय सीमा, टाइम लिमिट फॉर पेमेंट। बोनस का भुगतान वित्तीय वर्ष की अवधि के 8 महीने के भीतर दिया जाना चाहिए। मतलब बोनस का भुगतान कब किया जाता है आपके सामने? कोई भी वित्तीय वर्ष पूरा का पूरा जो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट है उसके 8 महीने के भीतर भीतर आपको क्या करना होता है भाई आपके सामने, जो मतलब जैसे आपने जनवरी में बोनस दे दिया तो उस बोनस को कम से कम 8वें महीने से पहले पहले उसके खाते में पहुंच जाना चाहिए कर्मचारी के। ऐसे नहीं बोनस की घोषणा तो कर दी कर्मचारी को लुभाने के लिए, है ना, चुनाव वगैरह आ रहे थे और फिर दे ही नहीं रहे, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। आपको 8 महीने के भीतर भीतर वो देना ही होता है। एप्लीकेबिलिटी क्या होती है? इस अधिनियम में उन सभी कारखानों और संस्थानों पर लागू होता है जहां पे 20 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हो। मतलब ऐसी जगह जहां पे 20 या 20 से अधिक आपके सामने जो अधिनियम पर काम करने वाले लोग हैं वो क्या होते हैं आपके सामने, इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया? बोनस अधिनियम का उद्देश्य औद्योगिक शांति को बनाए रखना तथा श्रमिकों को कंपनी की समृद्धि में भागीदारी है। भाई अगर आपके सामने कंपनी लाभ कमाती जा रही है और लोगों को शेयर नहीं कर रही है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो कंपनी में सभी कर्मचारी भाई आपके सामने अच्छे से काम करें, सब लोग मिलजुल कर काम करें, इसीलिए क्या किया जाता है भाई आपके सामने जो बोनस है वो दिया जाता है। चलिए भाई यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी नंबर यूनिट की तरफ बढ़ते हैं? यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर अपन भाई जो अगर आप स्पेशल यूनिट 4 का वीडियो देख रहे हो तो बाकी के यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा, किसका? डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा, उस पर क्लिक करके अगर आप जो वीडियो देख सकते हो भाई सारा का सारा बाकी के जो यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड का। साथ के साथ भाई चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो ताकि हम आगे के जो आपके सामने जो आगे के जितने वीडियो डालूं सबका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। भुगतान ग्रेच्युटी अधिनियम 1992, मतलब भुगतान ग्रेच्युटी अधिनियम 1992 की प्रयोजकता तथा ग्रेच्युटी की जो अधिनियम उसके बारे में आपको बताना है। क्या होती है एप्लीकेबिलिटी? कौन होता है? ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत एक सामाजिक सुरक्षा जो कर्मचारियों को उसकी लंबी व निष्ठावान सेवा के बदले एक मुफ्त जो वित्तीय सहायता देती है। भाई कई कर्मचारी आपके सामने वो लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं, कई कर्मचारी हैं वो आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो उस जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं उस निष्ठा के लिए भी उन लोगों को कुछ ना कुछ पैसा मिलना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या दिया जाता है? ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत कुछ ना कुछ उनको पैसा देने का काम किया जाता है। ये अधिनियम आपके सामने निम्नलिखित लोगों पर लागू होता है। किन किन लोगों पर आपके सामने अधिनियम लागू होगा? पहला पॉइंट है संपूर्ण भारत के कारखाने, खाने, तेल क्षेत्र, बंदरगाह और रेल कंपनियों पर लागू होता है। यह अधिनियम कब लागू होता है भाई आपके सामने? पूरा का पूरा भारत है, जो संपूर्ण भारत है इसके अंदर जितने भी कारखाने पाए जाते हैं, जितने भी आपके सामने जो खान होती हैं उन पर, तेल क्षेत्र और बंदरगाह का जो क्षेत्र होता है और जितने भी जो रेल कंपनियां होती हैं सब पर आपके सामने यह अधिनियम है वो लागू होता है। उन सभी दुकानों या प्रतिष्ठानों पर जहां पर पिछले 12 महीने से किसी ने 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम किया हो। साथ के साथ उन सभी प्रतिष्ठान पर भी लागू होगा जहां पर 12 महीने से कम से कम 10 या 10 से अधिक कर्मचारियों ने काम किया। कितना? 10 या 10 से अधिक कर्मचारियों ने अपने पिछले 12 महीने से काम किया है, उस पर भी यह अधिनियम लागू होगा। अच्छे से समझ लेना, उन सभी प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा जहां पर कम से कम 10 या 10 से अधिक आपके सामने कर्मचारियों ने काम किया है, उस पर भी यह अधिनियम लागू होता है।
एक बार लागू होने के बाद में अधिनियम तब तक प्रभावी रहता है जब कर्मचारियों की संख्या 10 से कम हो जाए। एक बार अगर ये लागू हो गया अधिनियम तो तब तक लागू रहेगा जब कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाए, कम से कम 10 से कम हो जाए ना आपके सामने, तब तक ये अधिनियम लागू होता है। अगर 10 से कम कर्मचारियों की तो फिर अधिनियम नहीं लगेगा। भुगतान की क्या शर्तें होती हैं? धारा 4 के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान किसी कर्मचारी को उसकी सेवा समाप्ति पर दे होता है। कब दिया जाता है भाई ग्रेच्युटी का? आपके सामने जो पेमेंट होता है वो कब दिया जाता है? धारा 4 के अंतर्गत। धारा 4 के अंतर्गत आपके सामने ग्रेच्युटी का पेमेंट तब किया जाता है जब उसकी सेवा समाप्त होती है। क्या होती है? उसकी ड्यूटी है वो आपके सामने, उसने रिटायरमेंट ले लिया है, तब आपके सामने वो पेमेंट है वो दिया जाता है। बशर्ते कम से कम 5 वर्ष तक उसने निरंतर सेवा की हो, मतलब कम से कम उसने 5 साल तक लगातार सेवा करना उसका अनिवार्य है। कितने साल तक? 5 साल तक उसका लगातार सेवा में काम करना जरूरी है, तभी आप उसको पेमेंट कर सकते हो। ग्रेच्युटी अधिनियम में निम्नलिखित पे किए जाते हैं। कौन कौन सा पेमेंट किया जाता है? पहला पेमेंट होता है सेवानिवृत्ति का, सुपर एनुएशन पेमेंट। ये क्या होता है? निर्धारित आयु पूरा होने पर मतलब अगर 60 साल की उम्र है या 58 साल की उम्र है, वही पूरा होने पर वो पेमेंट किया जाता है। रिटायरमेंट या इस्तीफा, स्वेच्छा से जब नौकरी छोड़ता है, रिटायरमेंट ले रहा है एक उम्र की नौकरी करने के बाद, तब ये पेमेंट होता है। मृत्यु या अपंगता, यदि मृत्यु के दौरान दुर्घटना के कारण अपंगता होती है तो 5 वर्ष की सेवा लागू नहीं होती है। मतलब आपके सामने अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अगर वो अपंग हो जाता है, तब आपके सामने 5 वर्ष की जो शर्त है वो लागू नहीं होती है। और जिस दिन आपके सामने वो उसको कोई चोट या क्षति पहुंच गई, उसी दिन से उसको पेमेंट देना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में ग्रेच्युटी का भुगतान कर्मचारी या उसके नामांकित व्यक्ति को, नॉमिनल को तुरंत कर देना चाहिए। ऐसे में क्या होता है? उसका जितना जो ग्रेच्युटी उसका भुगतान उसका जो नॉमिनी होता है उसको तुरंत करना चाहिए। चाहिए भाई लास्ट वाले पर्सन की तरफ बढ़ चुके हैं अपन। ग्रेच्युटी की जब्ती फोर्चर की चर्चा कीजिए तथा अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता के कर्तव्य तथा दंडों की व्याख्या कीजिए। ग्रेच्युटी की जब्ती, यदि ग्रेच्युटी कर्मचारियों का अधिकार है लेकिन धारा 4(6) के तहत नियोक्ता इसके कुछ विशेष परिस्थितियों में जब्त भी कर सकता है। मतलब अगर कोई आदमी चाहे तो वो आपको ग्रेच्युटी दे तो दे, वरना नहीं दे। कौन कौन से में आपके सामने वो देश नहीं आपके सामने जब्त कर सकता है? धारा 4(6) के अंतर्गत। आंशिक जब्ती, यदि कर्मचारी की सेवा किसी ऐसे कर्त्य के कारण समाप्त की गई जिसे नियोक्ता की संपत्ति को नुकसान हो गया। मतलब ऐसा दिखा दिया गया कि आपके सामने जो जिस कंपनी में वो व्यक्ति काम कर रहा था ना, वहां पर उसने क्या कोई तोड़फोड़ कर दी, उसने उसका कोई नुकसान किया, उस नुकसान के भुगतान की राशि के रूप में कुछ क्या किया जा सकता है? कुछ पैसा आपका काटा जा सकता है। पूर्ण जब्ती, यदि कर्मचारी की सेवा उसके दंगाई हिंसक व्यवहार हो। अगर कोई भी कर्मचारी है उसका पूरा वो क्या कर रहा है आपके सामने, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, ऐसे व्यवहार पे उसको क्या किया जा सकता है? पूरा का पूरा पैसा वो काटा जा सकता है। के कारण किसी अनैतिक सुरक्षा अपराध, इन अनैतिक सुरक्षा क्या होती है? मोरल ट्रिब्यूट होता है, के कारण समाप्त की गई उसकी पूरी ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है। मतलब पूरा का पूरा पैसा भी आप काट सकते हो जब दंगाइयों के द्वारा जो हिंसक व्यवहार किया जाता है। मतलब जितने भी जो दंगाई होते हैं ना, कोई भी दंगाई है या कोई हिंसक व्यवहार करने वाला है, अगर आपके सामने उसके ऊपर अनैतिक व्यवहार के कारण क्या है, उसका पूरा का पूरा पेमेंट है वो काटा जा सकता है। नियोक्ता के कर्तव्य क्या होते हैं? पहला होता है ग्रेच्युटी का निर्धारण। जैसे ग्रेच्युटी दे होती है, नियोक्ता को उसकी राशि की गणना करनी चाहिए। मतलब जैसे कोई भी इंसान ग्रेच्युटी देता है तो नियोक्ता उसकी राशि की गणना करनी चाहिए और उसकी लिखित सूचना देनी चाहिए। मतलब कोई भी आदमी ने काम किया तो उसका कितना पेमेंट बना ग्रेच्युटी के रूप में, भाई उसका सेवा निष्ठा के रूप में कितना पेमेंट बना, उसका उसको लिखित आदेश दे दो कि भाई तेरा 5,000 रुपए, 10,000, 20,000, 30,000 रुपए जितने बने उसकी लिखित आदेश देना होता है। समय पर भुगतान, दे होने के 30 दिन के भीतर भीतर, मतलब जितना पेमेंट देना होता है उसके 30 दिन के भीतर भीतर पेमेंट करना आपके सामने कंपलसरी है। क्या है? पेमेंट करना भाई कंपलसरी होता है। देरी होने पर आपके सामने जो नियोक्ता होता है उसकी निर्धारित दर से ब्याज देना जरूरी होता है। क्या होता है? ब्याज देना भाई जरूरी। अगर 30 दिन का ज्यादा समय ले रहे हो तो उसको ब्याज दो। पंजीकरण, अपने प्रतिष्ठान में उचित प्राधिकार के पास पंजीकरण करवाना। जो अपना जो प्रतिष्ठान है उसका आपके सामने क्या है, उसका भाई आपको क्या पंजीकरण करना भी अनिवार्य होता है। दंड की बात करें, अगर आप उल्लंघन करते हो तो दंड कैसे होता है? यदि कोई नियोक्ता ग्रेच्युटी के भुगतान को रोकने के लिए गलत जानकारी देता है, काफी बार क्या है, अब इसमें नियम बना रखा, अगर आपको हिंसक व्यवहार कर रहे हो तो आप हिंसक व्यवहार के लिए भाई आपके सामने रोक सकते हो। तो काफी लोग इस चीज का फायदा उठाकर क्या कर लेते हैं, लोगों को पेमेंट नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अगर शिकायत हो जाती है तो 6 माह की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगता है। अधिनियम के अंतर जो अन्य प्रावधानों के लिए 3 महीने में 1 साल तक की कैद व 10 से 20,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये था आपका इंडस्ट्रीज लॉ से संबंधित प्रश्न। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।